पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल नया टॉपिक जो तुम्हें नॉलेज देगा भारत के बारे में। महाजनपद थे छोटे, हड़प्पा था मेनली नदियों के आसपास। वैदिक सभ्यता भी बहुत नीचे नहीं आई क्योंकि उनको जंगल में जानवरों से डर लगता था। लोहे के बाद थोड़ा सा नीचे बढ़े लेकिन बहुत नीचे तक नहीं गए। महाजनपद भी बहुत साउथ तक नहीं गए। लेकिन अब जो लोग होंगे वो पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा तक अपनी पहुंच बना देंगे, जिसे हम कहेंगे इन्होंने भारत को, अखंड भारत को एक बनाया। और इसमें सबसे पहला खानदान जो हम पढ़ेंगे वो मौर्यों का है। हम इतना कंफर्म कैसे हैं कि इन्होंने भारत बनाया? क्योंकि इनके टाइम पर किताबें लिखी जा रही थी जो अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, जिनसे हमें नॉलेज मिली कि अच्छा ये इतने लोग थे, इतने इनके घुड़सवार। जैसे अब तक जो लोग थे उनके बारे में पता चला, लेकिन बहुत सारी चीजें तो बस अपने सिक्कों से या उनके कपड़ों से या उनके कोई मटर का दाना, चावल का दाना, कोई मछली की हड्डी से आइडिया लगाया। हाँ, आपने वेदों को पढ़ा, वेदों की नॉलेज आपकी कंफर्म है, लेकिन अब जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं इन्होंने अपने टाइम के लोगों ने इस टाइम पर इतिहास लिखा। और एक आदमी था जिसने इंडिया के ऊपर सबसे पहली बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। ये लिखने वाला कोई भारतीय नहीं है, ये लिखी है एक विदेशी ने जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये क्यों आया तुम्हारे देश में? ये सिकंदर आया था ना, सिकंदर अलेक्जेंडर, मैंने कल कहानी बताई थी उसकी। अलेक्जेंडर के देश वाले ही जो लोग थे जिन्हें कहते थे हिंद यवन, उन्हीं लोगों में से एक ने इसको यहाँ भेजा था। क्योंकि इन मौर्यों के एक जो सबसे पहला लड़का था मौर्यों का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी शादी एक हिंद यवन लड़की से हुई थी। तो उस लड़की के पिताजी ने कहा कि मैं एज गिफ्ट एक पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। तो ये उस लड़की के साथ आया था शादी में, और फिर इसने पूरा इंडिया घूमा और इसने हमारे लिए पहली किताब लिखी जिसका नाम दिया गया इंडिका। मेगास्थनीज एक विदेशी है, इससे आपको इंडिया की पहली जानकारी मिली। इससे पहले इंडिया था लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में था, यहाँ प्रॉपर नॉलेज मिली आपको। इस टाइम पर एक बहुत इंटेलिजेंट टीचर भी थे जो मैं कल भी जिक्र कर रही थी, चाणक्य। इन्होंने एक बुक लिखी बेटा जिसका नाम दिया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स को, लेकिन ये किताब है पॉलिटिकल साइंस की। एग्जाम में आ जाएगा अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो ये है पॉलिटिकल साइंस की। नाम इकोनॉमिक्स का रखा है, कामकाज है पॉलिटिक्स का। इन्होंने उस टाइम पर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही, राजा की क्या ड्यूटीज हैं, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कुछ किताबें हैं जो हमें इस पूरे टाइम की नॉलेज देती हैं, और फिर इन किताबों के बेसिस पर हम हिस्ट्री को आज जानते हैं, पहचानते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा। इसमें मैंने कल भी आपके सामने बातचीत की थी, एक यूनिवर्सिटी का जिक्र आएगा जिसका नाम है तक्षशिला। ये आज पाकिस्तान में है, जैसे नालंदा आपके बिहार में है, ऐसे तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। तक्षशिला बेसिकली राजधानी थी उस जमाने में गांधार की। तुमने हिस्ट्री में गांधारी का कैरेक्टर सुना है ना, धृतराष्ट्र की पत्नी, देखो जो आंखों पे पट्टी बांध ली कि पति अंधा है तो मैं भी नहीं देखूंगी। गांधारी वो गांधार नरेश की ही बहन तो थी। गांधार नरेश कौन था? शकुनी। ये जो लोग थे ना, ये सच के कैरेक्टर थे, ये कोई ऐसे नहीं कि मर्जी से बना रखे हैं। ऐसे ही जितने एरिया, पांचाल एक एरिया था, वहां की जो बेटी थी उसका नाम था पांचाली। तो ये गांधार नरेश की जो बहन थी शकुनी की, वो गांधारी, पांचाली, ये एक टेरिटरी थी, एरिया। इनकी कैपिटल थी तक्षशिला। यहाँ एक राजा ने पैसा लगा के तक्ष नाम के अपने बेटे के लिए यूनिवर्सिटी बना दी। यहीं से निकले थे जो सबसे बड़े गुरु थे चाणक्य। फिर इन्होंने वो लड़का तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर मौर्य ने लंबा राज किया। अब मौर्य को आसानी से सब कुछ नहीं मिलता बेटा, सबने स्ट्रगल किया। मौर्य का स्ट्रगल क्या था? जब मौर्य भारत पर सोच रहा था राज करने के लिए, उस जमाने में सबसे ताकतवर टेरिटरी थी मगध, और मगध पर बैठा था नंद, नंद वंश का एक आदमी जिसका नाम था धनानंद। धनानंद का सिक्का चलता था, इसके बाप दादा परदादा ने खूब पैसा बना रखा था। इससे पिछली जो इनकी पीढ़ी नहीं थी उनका पैसा भी इनके पास था। तो धनानंद पैसों से बहुत, ये लगा लो, खूब रचा बसा बढ़िया। लेकिन ये शराब पीता था, इसमें ऐब थे। अब चाणक्य को था कि ऐसा ऐब जिसके अंदर है, जो शराबी है, उसको भारत का राजा नहीं बना सकते, तो मुझे इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। पैसा अगले के पास है, वो मेरा जो लड़का आएगा उसको मिल ही जाएगा। धनानंद की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र।
इस पे अटैक करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मौर्य ने कर दिया, मौर्य क्योंकि एक लड़का नॉर्मल है, इसके पास सेना वेना है नहीं, तो इसने सबसे पहले क्या किया, चाणक्य ने कहा कि पहले एक फौज बनानी पड़ेगी, फौज बनी बनाई किसी की चाहिए। तो इन लोगों ने, जो चाणक्य थे, अपने स्टूडेंट को कहा पहले जो ये हिंद यवन की बेल्ट है ना, जो ये पुराने जमाने के बैठे हैं, इनसे लड़ते हैं, इनसे हिस्सा छीनते हैं, कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा, फिर वहां से अपनी फौज तैयार करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब और सिंध की बेल्ट में अपनी एक सेना तैयार की। फिर उस सेना ने अटैक किया धनानंद के पाटलिपुत्र पर, और तब जाके धनानंद को मार डाला गया। फिर ये भारत का राजा बना। तो एक बैकग्राउंड तैयार करवाया था चाणक्य ने। चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, उसने इस पूरी चीजों को समझा, जाना, और फिर इस लड़के को तैयार किया। आज सबके पास किताब है? हाँ, किताब बहुत जरूरी है बेटा, बिना किताब के आप पेपर में पास नहीं होंगे। कहानी सुन ली ठीक है, लेकिन किताब होगी तो फैक्ट्स याद होंगे। पेज नंबर 48 पर आओ, मौर्यन एम्पायर की कैसे कैसे बना ये। इसमें पहला पेज देखो, मौर्य साम्राज्य का इतिहास के स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में किताबों से पता चलता है या चीजों से पता चलता है? पढ़ के देखो। मौर्य वंश का इतिहास 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, ये टिक कर लो। उल्टी गिनती क्यों चल रही है? 322 में ये राजा बने और 184 तक रहे। 322 से पहले 300 पे आए होंगे, फिर 250, फिर 200, फिर 184। इनमें सबसे ताकतवर दो लड़के थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पोता अशोक। दोनों का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इतिहास के स्रोत क्या कहते हैं? टिक करो। 322 से 184 पढ़ो आगे। ईसा पूर्व तक चला, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इन स्रोतों को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। साहित्यिक रचनाएं, किताबें, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, कोई सामान मिल गया, और तीसरा विदेशी आगंतुकों के अभिलेख। एक आपके इतिहास लिखने वाले, एक जैसे हमारे चाणक्य थे, कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। तो हमें थोड़ा बहुत बताया ना उस बारे में। विदेशी कौन था? अभी मैंने नाम लिखा था, मेगस्थनीज। या फिर तुम्हें उनके कपड़े, उनके चाकू, उनके बर्तन मिले, इन 3 तरीकों से। नेक्स्ट देखो, साहित्यिक अभिलेख यानी लिटरेचर। तुम्हें लिखा हुआ क्या मिला? ब्राह्मण लेख। ब्राह्मण लेख, इसमें पढ़ो। प्रमुख ग्रंथों में कौटिल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। तुम्हें पता है चाणक्य के कई नाम थे? चाणक्य, बताओ इसको चाणक्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पिता का नाम था चणक, तो उससे पिता के नाम से इनका नाम क्या पड़ा? चाणक्य। ये बहुत कुटिल थे कुछ नीतियां बनाने में, इसलिए इनका नाम पड़ा कौटिल्य। कौटिल्य, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के देखो। तो प्रमुख ग्रंथों में कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य के 3 नाम हो गए। चाणक्य पिता चणक के कारण, कुटिल नीतियां बनाने के कारण कौटिल्य, और वैसे असली नाम था विष्णुगुप्त। असली नाम तो भगवान के नाम पर था, लेकिन कुटिलता, क्योंकि चालाकी चलनी पड़ती है वरना कोई ना टिकने दे पॉलिटिक्स में, उस कारण से कौटिल्य, और चणक के कारण चाणक्य। तो 3 नाम हो गए। लिखो आगे, ये पढ़ लो। द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, अंडरलाइन कर लो। लिखो बुक, किस चीज के ऊपर है ये बुक? पॉलिटिकल साइंस। लिख लो यहाँ पॉलिटिक्स। नाम से लगता है इकोनॉमिक्स की है, पर है पॉलिटिक्स की बुक, पॉलिटिक्स की बुक है। आगे पढ़ो। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे, बल्कि सच कहें तो टीचर थे इनके। अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में जो बाकी किताबें हैं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अंडरलाइन करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कल्हण की राज तरंगिणी, आज एक बार सुन लो, बार बार जिक्र आएगा कई चैप्टर्स में इस किताब का। जो लिखा हुआ है कल्हण, हमें पता हो ये कौन था। ये बेटा एक राइटर है कल्हण, और इसने किताब लिखी है जिसमें इसने पूरे का पूरा कश्मीर का इतिहास बताया है कि कश्मीर में, आज तुम्हें लगता होगा जम्मू कश्मीर की तरफ मुसलमान ज्यादा, लेकिन एक टाइम था जब वहां हिंदुओं का राज था, हिंदुओं का दबदबा था। तो कश्मीर के इतिहास के ऊपर जो बुक लिखी है कल्हण ने, जो राइटर है, इस बुक का नाम है राज तरंगिणी। तो इस बुक का नाम क्या है? राज तरंगिणी, ये बुक का नाम है। इसका राइटर कौन है? हाँ, इसका राइटर है कल्हण। किस चीज का कंटेंट क्या है इस बुक का? कश्मीर का इतिहास।
और ये लिखी गई है बेटा संस्कृत में। इसमें कश्मीर में शैव मंदिर का जिक्र किया गया है। जो पहले सुन लेंगे ना, लिखा तो मैंने भी है नोट्स में, किताब में, लेकिन पहले समझ लो। कश्मीर के इतिहास पर एक फेमस किताब लिखी गई जिसको लिखने वाले राइटर का नाम भी क से था, कल्हण। किताब का नाम था राजतरंगिणी। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत। इसमें शिवजी भगवान के बारे में वहां पे लिखा गया। शिवजी की पूजा कोई मुस्लिम तो करेगा नहीं, इसका मतलब किन लोगों का एक टाइम पर दबदबा था वहां? हिंदुओं का। ये उस किताब उसके बारे में बात करती है, पूरा इतिहास है इसमें। अब पढ़ के देखो, कल्हण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के ऊपर लिख लो संस्कृत, ये संस्कृत में है। और इसका कंटेंट लिख लो कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, संस्कृत में। आगे पढ़ो, सोमदेव एक राइटर है, इसकी बुक का नाम पढ़ लो कथा सरित सागर। और क्षेमेंद्र कोई राइटर है, उसकी वृहत कथा मंजरी। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक मुद्रा राक्षस और एक राजतरंगिणी। नेक्स्ट पढ़ो, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। क्या इस टाइम पर इस्लाम धर्म था तुम्हारे देश में? हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में बेटा सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिर्फ 3 चीजों का जिक्र आता है। एक धर्म था सनातन, जिसमें से आगे जाके हम कहते हैं हम हिंदू निकले। तो हिंदुओं का कौन सा धर्म था? सनातन। हिंदू धर्म ही तो सनातन का मतलब जिसका ये ना पता हो कब से चला आ रहा है, जिसके किसी भगवान के जन्म की गारंटी ना हो। जैसे भगवानों के भी जन्म की ना गारंटी है कि भाई ये महात्मा बुद्ध वहां जन्मे थे, उस डेट को जन्मे थे, ये महीना, ये साल था। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी, महेश कहाँ जन्मे एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, ना हमें डेट्स पता। तो ये सदा से चला आ रहा है, इसलिए कौन सा धर्म है ये? सनातन। फिर एक धर्म इनके बीच में से निकला, अलग हुआ, बौद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल, उनकी मृत्यु, उनकी उम्र, उनकी लाइफ, जब उन्होंने घर छोड़ा, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके पिताजी, उनकी मौसी, उनकी माँ, हमें सबके बारे में जानकारी है ना। इतिहास उनके बारे में सब बताता है, ये बाद में आया, इसका सब कुछ पता है तुम्हें। और इसी के साथ साथ एक धर्म और बढ़ा, जैन, जिसमें कितने तीर्थंकर हुए? 24। इसमें इकलौते एक थे। सनातनियों के तो बेटा बहुत सारे भगवान हैं। ये 3 ही धर्म चले पुराने टाइम में। कई बार ऐसा भी हुआ कोई सनातनी राजा इंप्रेस होके बौद्ध धर्म में चला गया, कोई बौद्ध धर्म वाला राजा इंप्रेस होके सनातनी बन गया। इन तीनों की बातें कुछ कुछ सेम थी। जैसे ये बातें करते थे सत्य की, अहिंसा की, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह की। ये एंशिएंट में थे, इसीलिए आपको जितने मंदिर मिलेंगे, जितने इस टाइम के मंदिर हैं, वो या तो सनातनियों के हैं, या जैनियों के, या बौद्ध के, बाकी किसी का नहीं है। जब आपका ये काल खत्म हुआ ना, एक नया काल आपके यहाँ आया, जिसे आप कहते हैं मध्यकाल। इस टाइम आपके देश में एक धर्म बहुत ज्यादा फला फूला, जिसे कहा जाता है इस्लाम। और फिर अगले 1000 साल तक आपके देश पे इन लोगों का दबदबा रहा। इनकी एंट्री हुई थी 8वीं शताब्दी में और दबदबा रहा 18वीं तक, क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल का एक लड़का आया था आपके देश पर अटैक करने, सिंध पर। और लास्ट अगर बात करें, 1707 में डेथ हुई थी औरंगजेब की। उसके बाद भी 150 साल चले, लेकिन मेन ताकतवर आदमी ये था। शुरुआत हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से, और एंड ताकतवर आदमी का नाम लेंगे तो औरंगजेब। तो अपने आप देखो 1000 साल का इतिहास है इनका। जब कौन सा धर्म बहुत फला फूला? इस्लाम। और इस टाइम की आपको मस्जिदें मिलेंगी, मकबरे मिलेंगे, जैसे हुमायूं का मकबरा, ताजमहल। ताजमहल भी तो मकबरा ही है, अपनी पत्नी की याद में, वहीं तो कब्र थी ना उसकी। तो ये सब देखो इस तरह से बदला। आज जिस भारत में हम बैठे हैं, हम सेक्युलर हैं। आज यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। जिसका मन करे इस देश में रह सकता है, जिसका मन करे उस धर्म को अपना सकता है, क्योंकि आज भारत कहता है कि मैं धर्म निरपेक्ष हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा धर्म में, सब धर्म यहां बराबर। लेकिन बेटा कभी तो ये धर्म आए थे, ये धर्म धीरे धीरे एंटर हुए। स्टार्टिंग आपकी किससे हुई थी? सनातन में से फिर 2 अलग क्या निकले थे? जैन और बौद्ध। ये सनातनी ही थे, इनसे शिक्षा लेके ही अलग हुए हैं। महात्मा बुद्ध का पहला टीचर सांख्य दर्शन पढ़ा हुआ था। सांख्य दर्शन हिंदुओं के षड दर्शन का पार्ट था। इसका मतलब इससे शिक्षा दीक्षा लेके ही थोड़े से और अलग रास्ते इन दोनों धर्मों ने बनाए। फिर इनसे बिल्कुल अलग एक धर्म की एंट्री हुई, जिसे आप कहते हैं इस्लाम। जिसने इस्लाम को माना वो मुसलमान कहलाया। तो आज अगर हम देखें तो यहाँ सिख, अच्छा सिखों की बात
बात करें, सिख संप्रदाय कब स्टार्ट हुआ, जो सिखों के सबको पता है, आज तो गुरु पर्व भी तो है ना। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10। सिखों की बातें बाकी सब धर्मों में, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनका सर सबके लिए बराबरी से खुला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा कि गुरुद्वारे में कोई किसी की जात पात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता, जबकि बाकी सब कम्युनिटीज में थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। सिखों के 10 गुरु हुए हैं और इनके जो सबसे पहले गुरु थे, सबको पता है उनका नाम? गुरु नानक देव जी सबसे पहले, और आखिरी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। इन 10 के 10 गुरुओं ने अच्छी बातें अपने लोगों के बीच में पहुंचाई। अपने का मतलब इनके अपने नहीं, पूरे भारत, जो चाहे इनकी बात मान लो, लोग इनकी बातों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते थे। इन 10 गुरुओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जो गुरु थे वो गांधी जी से 400 साल पहले पैदा हुए थे। गांधी का बर्थ ईयर कितना है? 1869। तो सिखों के पहले गुरु जो थे, जिनका नाम हमने अभी बात की थी, ये नानक देव जी, इनका जन्म हुआ था 1469 में। और तुम इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना, 1526 में तुमने इतिहास का एक युद्ध पढ़ा है, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर लड़े थे। याद है ना? सब लोगों को बचपन में सुनी थी, नहीं याद तो सुन लो। पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत की फर्स्ट जो लड़ाई थी, इसको आंखों से देखा था सिखों के पहले गुरु ने, तो वो उसके साक्षी थे। तो पानीपत के युद्ध के समय सिखों के कौन से गुरु हुआ करते थे? पहले। सिख धर्म में, सिख पंथ में या सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10। इन 10 ने जितनी बातें कही बेहतर, अच्छी, वो लोगों को पसंद आई। बाद में इन्हीं गुरुओं की अच्छी बातों को एक बुक में संकलित कर लिया, और इसी बुक को कह देते हैं हम, जो अब गुरु के रूप में, क्या कहते हैं इसे? किसकी एक तरह से पूजा होती है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो ग्रंथ का मतलब बुक ही तो होती है बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब। तुमने देखा होगा जितने गुरुद्वारे हैं वहां गुरुवाणी का पाठ होता रहता है, कभी मूवीज और इन सब में दिखाते हैं, देखो बुक खोल के रखते हैं, फिर उसमें से देख के पढ़ते रहते हैं। एक अच्छी बात पता है क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं है, जिस किसी ने अच्छा बोला, चाहे वो कबीर था या कोई भी थे बड़े बड़े लोग, उन सबकी अच्छी बातों को लिख दिया। इन्होंने अपने रास्ते सबके लिए खुले रखे। आज कोई भी 11वें गुरु नहीं है, लेकिन 10 गुरुओं के बाद एक इनके नेता हुए थे, जिनका हरियाणा पंजाब से बहुत गहरा लिंक था, जिनका नाम शायद तुमने कभी सुना भी हो। बताओ सिखों के नेता कौन थे? वेरी गुड, बंदा सिंह बहादुर। बंदा बहादुर भी कह देते हैं उनको, बंदा सिंह बहादुर। एक्चुअल में तो इनका नाम था लक्ष्मण देव, लेकिन इनको जो गुरु मिले ना 10वें, उन्होंने इनको कहा था कि तुम नाम बदलो और अच्छे अच्छे कामों की तरफ काम करो। तो जब 10वें गुरु जी का शरीर पूरा हुआ, तो उसके बाद कई लोगों ने कहा कि तुम्हें गुरु बनना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, मैं गुरुओं के लेवल का नहीं हूं, लेकिन मैं गुरुओं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। तब इन्होंने बेटा फिर अपने गुरुओं की बातों को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फंस गए थे, मुगलों के लपेटे में आ गए, और मुगलों के टाइम पीरियड में ही इनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। बंदा बहादुर ने लड़ाई करने की हिम्मत दिखाई, जबकि मुगलों के पास बहुत बड़ी फौज थी। ये लड़े भी। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था हरियाणा के सोनीपत के पास, सिहरी खांडा एक गांव पड़ता है, सिहरी खांडा या सिहरी खांडा, वहां इनका हेडक्वार्टर था बेटा। इसके अलावा इन्होंने यमुनानगर, पंजाब की बेल्ट, हरियाणा की बेल्ट में बहुत काम किया। एक तरह से मुगलों से पंगे लेने की हिम्मत दिखाने वाले ये नेता थे। सिख स्टार्टिंग में जो गुरु थे वो लड़ने की बात नहीं करते थे, लेकिन सिखों के जो 5वें गुरु थे ना, अर्जुन देव जी, उनको बेटा मरवा दिया था जहांगीर ने। तब फिर उसके बाद से उनको फील हुआ था कि नहीं, जो उनके बेटे थे, कि हमें भी जरूरत पड़ने पर हथियार उठा लेने चाहिए। उसके बाद फिर सिख कम्युनिटी ने इस तरह के कामों में कि भैया कितना दबेगा कोई, गलत बात के लिए सर उठा के बोलना चाहिए। वहां से फिर ये कहानी है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा धर्म कैसे धीरे धीरे एंटर हुए हैं। कौन से सन में जन्मे थे सिखों के पहले गुरु? 1469। किससे 400 साल पहले? गांधी जी से। इस्लाम धर्म कब आया तुम्हारे देश में? 712। इस्लाम का सबसे ताकतवर लास्ट कौन था? औरंगजेब। उसके बाद भी रहा, लेकिन मेन होता है बड़ा आदमी। पहले बड़े आदमी का नाम क्या था जिसने अटैक किया? मोहम्मद बिन कासिम। 712 सिंध पर आक्रमण, और 1707 में किसकी मौत है? औरंगजेब। पहले सिर्फ 3, पहले तो सिर्फ एक धर्म था, कौन सा? सनातन। उसमें से निकले लोग ही हिंदू है। फिर 2 धर्म निकले, एक बौद्ध एक जैन।
कई 100 सालों तक आराम से सब चला, कोई कलेश नहीं था। फिर एक नए धर्म की एंट्री हुई, जिसके बाद फिर तुम्हें मस्जिद दिखी, मज़ारें दिखी, मकबरे दिखे, वो सब उसके बाद मध्यकाल का इतिहास। चलो आगे पढ़ के देखो। बौद्ध साहित्य, मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में अंडरलाइन करो, ये बुद्धिस्ट किताबों के नाम हैं। दीपवंश, महावंश, ठीक है, बस आगे पढ़ लो। महावंश, टीका, महाबोधिवंश, बस 2 मेन है, दीपवंश, महावंश। कोई पूछे ये कौन से धर्म की किताबें हैं? बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट पढ़ो, जैन साहित्य, भद्रबाहु, ये बेटा इनके टीचर थे। भद्रबाहु, ध्यान से सुनो, इनके 2 टीचर हैं, बोर्ड पर देखो और समझो। 2 बहुत फेमस आदमी हैं, एक का नाम है स्थूल भद्र और दूसरे का नाम है भद्रबाहु। एक के नाम का एंड दूसरे की स्टार्टिंग है, पहले समझना, कहीं लिखने लग जाओ। स्थूल भद्र है बेटा, जो पूरे कपड़े पहन के रखते हैं वाइट, वो नॉर्थ इंडिया में एक्टिव हैं। तुम्हें पता है ना, जैनी 2 तरीके से रहते हैं, एक पूर्ण वाइट वाले कपड़े पहनने वाले और एक बिल्कुल कपड़ों के बिना रहने वाले। जो वाइट कपड़े पहनते हैं ना, उन्हें कहते हैं श्वेतांबर। अंबर का मतलब बचपन में तुमने कपड़ा पढ़ा हुआ है, वस्त्र, वट ये वस्त्र और अंबर, तो ये श्वेत का मतलब वाइट, पूरी तरह वाइट कपड़े। और जो ये भद्रबाहु थे, ये थे दिगंबर। दिग का मतलब होता है दिशाएं, दिक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है दिशा। तो दिशाओं को, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को अपने कपड़े मान लेते हैं। अब तुम खुद सोचो, क्या हिमालय में कोई बिना वस्त्रों के रह लेगा? नहीं, ठंड ज्यादा है, इसलिए साउथ इंडिया की बेल्ट में मिलेंगे जो बिना कपड़ों के भी रह लेंगे, क्योंकि बेटा वहां टेम्परेचर ठीक है, वो 22, 25, 30, 35 के बीच में रहता है। जो उत्तर भारत में है वो है सब वाइट कपड़े पहनने वाले। जो ये स्थूल भद्र है ना, ये वाइट कपड़ों वाले लीडर हैं, और जो भद्रबाहु हैं ये बिना कपड़े वाले, या जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, उनके लीडर हैं। तो इनकी किताबों का जिक्र करेंगे। अब जो आपके इंडिया का सबसे पहला राजा था, क्या नाम था उस लड़के का? चंद्रगुप्त मौर्य। जब 12 साल अकाल की कहानी सुनाई थी मैंने, वो अकाल पड़ा तो भद्रबाहु आए थे उसकी राजधानी में। तो उन्होंने भद्रबाहु को कहा, गुरुजी आप बहुत बड़े आदमी हो, मेरी जनता मर रही है, बचा लो। तो भद्रबाहु ने कहा था कि तूने जो कांड किए, इतने लोग मारे हैं, लाखों की सेना लेके, इसको भुगत तू पहले। तो इसने कहा मैं कैसे भुगतूं? बोले छोड़ दे सब, मेरे साथ चल। और भद्रबाहु की बात मान के आपके देश के सबसे प्रतापी पहले राजा ने सब कुछ त्याग दिया और खाली चल पड़े थे। इतना बड़ा राजा जिसके ये नहीं पता कितने करोड़ों की संपत्ति उस जमाने में, सब कुछ छोड़ के इनके साथ चल पड़े और दक्षिण भारत की तरफ जाके कर्नाटका के आसपास अपने नाम की बस्ती बसा ली। कोई रहता नहीं था वहां, अकेले जंगलों में, और पहाड़ी पर बैठ के मेडिटेशन करते रहे। और फाइनली कल शायद मैंने जिक्र किया था, एक विधि से, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। किसके साथ गए थे वो? भद्रबाहु उत्तर भारत में थे या दक्षिण भारत में? और दिगंबर वाले नहीं, दिगंबर ही दक्षिण है, और वाइट वाले हाँ नॉर्थ में। अब पढ़ो जैन साहित्य भद्रबाहु, इनके ऊपर लिख लो। भद्रबाहु बताओ कौन से हैं, दिशाओं वाले या वाइट वाले? दिशाओं वाले। लिखो इनके ऊपर दिगंबर। इनका कहना था हमें वस्त्र नहीं पहनने की जरूरत, दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। दिगंबर मुनि थे ये, जैन मुनि द्वारा रचित है कल्प सूत्र। इन्होंने बुक भी लिखी है, कल्प सूत्र। फिर पढ़ो, जैसे जैन ग्रंथ भी मौर्य इतिहास पर। तो इनका मौर्यों से क्या संबंध है? इनके साथ कौन चले थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनको मौर्यों की पूरी नॉलेज होगी। यहां लिख लो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के साथ चले गए थे। किसके साथ? स्थूल भद्र या भद्रबाहु? हाँ, दिगंबर या श्वेतांबर? दिगंबर। उत्तर भारत में क्या थे? वाइट कपड़ों, और दक्षिण भारत में दिगंबर। चलो पुरातात्विक साक्ष्य पर आ जाओ। शिला लेख क्या होती है? शिला, शिला मतलब चट्टान। बोर्ड पर देखो, शिलालेख का मतलब है एक ऐसे पहाड़, पूरा पत्थर है ऐसे, उस पे, क्योंकि कागज तो थे नहीं बेटा उस टाइम बहुत ज्यादा, तो उस पे एक राजा ने कहा, किसी एक पढ़ा लिखा था, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, एक आदमी है हरिशेन, नाम है ये किसी का, ये सच का कैरेक्टर है। इसको आगे जाके कैरेक्टर आएगा गुप्तों के टाइम पे। इसको एक बहुत ताकतवर आदमी है समुद्रगुप्त, अभी नहीं है वो, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ। वो कहेंगे कि भैया मेरी बड़ाई लिख, मैंने जो जो अचीव किया। तो हरिशेन अब जिसके घर खाते हैं उसी की तो बड़ाई करनी पड़ती है ना बेटा। चारण भाट कवि होते थे, जिस राजा का खाएंगे उसकी बड़ाई गाएंगे, ऐसा ही तरीका होता था। हरिशेन ने जाके एक इलाहाबाद, जिसको तुम पहले बोलते थे, आज तुम इसको बोलते हो प्रयागराज,
प्रयागराज। जब से ये मोदी सरकार आई, नाम बदले थे ना, तो इलाहाबाद में एक प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में एक बड़ाई गाने के लिए, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जो तुम्हें स्कूल से कभी अगर कोई सर्टिफिकेट मिला होगा ना, हिंदी में उस पर लिखा होता है प्रशस्ति पत्र, यानी तुम्हारी बड़ाई करता है वो कि तुमने रेस जीती, या तुमने राइटिंग अच्छी लिखी, या तुमने डांस अच्छा किया। तो ये प्रशस्ति पत्र था, लेकिन ये कागज नहीं था, ये एक चट्टान पर था, नाम पड़ा प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद ही आज क्या है? प्रयागराज। पर क्योंकि किताबों में इलाहाबाद आएगा, इसलिए मैं पहले से क्लियर कर रही हूँ। यहाँ हरिशेन ने लिखा कि भैया मेरा राजा बहुत प्रतापी है, इसने पहले उत्तर भारत के 3 राजा हराए, फिर उत्तर भारत के 9 राजा हराए, फिर दक्षिण भारत के 12 राजा हराए, अपने राजा की खूब बड़ाई गा दी। अब ये चट्टान पर है तो क्या कोई ये मिटा देगा इस चीज को? नहीं। उस टाइम पर चट्टानों पर ऐसे लिख लिख के लगभग लोग चले गए, जिनमें सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे चट्टानों पे जो लिखवाने का काम किया वो सम्राट अशोक ने किया। इसने बेटा छोटे शिलालेख लिखवाए और इसने बड़े शिलालेख, बहुत बड़े बड़े 14 बड़े शिलालेख हैं इसके, और इसके छोटे भी कई शिलालेख। इसके अलावा ये पिलर्स बनवाता था, खंबे, स्तंभ जिसको बोलते हैं, उन स्तंभों पे भी लिखवा देता था। तो ऐसे हमें अशोक के बारे में बहुत बातें पता चली। अगर ये बिना लिखवाए मर जाता तो हम अंदाजा लगा पाते, एग्जैक्टली ना पता चलता। इसने ऐसे लिखवा के छोड़ दी। इसके टाइम तक तो ठीक है, लोगों को समझ में आई, लेकिन इसके बाद लोग मर आ गए। फिर नई पीढ़ी 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 बदलती रही दुनिया। बाद में ना हम लोग भूल गए कि क्या लिखा है किस भाषा में, क्योंकि भाषा हमेशा बदलती रही। जो इस टाइम पे लिखा था उस टाइम के लोगों को पढ़ना आता होगा, हम तक पहुंचते पहुंचते हमें पढ़ना नहीं आता। फिर धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। जब अंग्रेज आपके देश में आए ना, तो एक अंग्रेज घूमते घूमते उसने देखा एक पत्थर साइज पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसने नोटिस में ये लेकर आया वो कि भाई इन पत्थरों पे किसने क्या लिखवाया है। फिर दूसरे अंग्रेज का इंटरेस्ट हुआ, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे देश के पत्थर हैं, हम कह रहे हैं लिखा होगा, हमें क्या करना। लेकिन अंग्रेज कह रहे नहीं, मैं पढ़ूंगा इस पे क्या लिखा है। और अंग्रेजों ने बेटा काफी मेहनत की, कितना मुश्किल है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आते अक्षर, कोई ट्रायंगल, कोई लंबा, कोई छोटा, पता ही ना चले। उन्होंने पढ़ा। ये जेम्स प्रिंसेप नाम का एक आदमी था, उसने पढ़ा। उसने पहले अपनी किताब कॉपी लेके लिख लिख के कि इसका मतलब ट होगा, इसका मतलब ल होगा, ये प होगा, ये क, और ये सब पढ़ के फिर उसने पूरी चट्टानें पढ़ दी। और उन चट्टानों को अब हम पढ़ते हैं इन किताबों में। वो चट्टानें हमने नहीं पढ़ी, वो चट्टानें किसने पढ़ी हैं? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के मन में आया कि ये क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। फिर हमें पता चला कि अच्छा, अशोक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख के गया था। तो वही बता रहे हैं वो। देखो, शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखे हुए लेख। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शिलालेख, क्या रिश्ता है इन दोनों का? ये दादा पोता हैं, मौर्य दादा और अशोक पोता। इनके बीच में इनके पिताजी कौन आएंगे? अशोक के बिंदुसार। 3 ही फेमस हैं ये, इनमें दादा पोता ज्यादा फेमस हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दादा लिख लो, यहाँ पोता अशोक पढ़ो, के शिलालेख कई स्थानों पर मिले, जैसे महास्थान पश्चिम बंगाल में, सहगौर महाराष्ट्र में। अशोक के शिलालेख विशेष रूप से बड़ी संख्या में, टिक कर लो, अशोक बड़ी संख्या। तो ज्यादा किसने लिखवाए? ये अशोक ने। आगे पढ़ो, और में है, और खरोष्ठी, इसकी लिपि टिक करो, कौन कौन सी लिपि में है ये? तुम्हारी कौन सी लिपि है जिसमें तुम लिख रहे हो? तुम लिख रहे हो देवनागरी लिपि में। लिख क्या भाषा रहे हो? हिंदी। हिंदी या इंग्लिश में से लिख रहे होगे ना। लिपि क्या लिख रहे हो? देवनागरी या फिर रोमन। ऐसे इनकी भाषा अलग है, लिपि अलग है। अंडरलाइन करो, इनकी लिपि। खरोष्ठी, खर का मतलब होता है बेटा गधा, ओष्ठ का मतलब होठ, जो गधे के मुंह से निकली हो, इसका हिंदी मतलब ये हुआ खरोष्ठी। पाकिस्तान की तरफ जितने पत्थर मिले ना, वो सब खरोष्ठी भाषा में थे। उस तरफ वैसे ही लोगों का वास ज्यादा है, तो इसलिए वहां ऐसा सोचने के लिए है, इसका लॉजिक नहीं है। खरोष्ठी लिपि किस तरफ ज्यादा मिली? पाकिस्तान की तरफ। आगे टिक करो, ब्राह्मी, ये हमारे भारत में ज्यादा, ब्रह्मा से प्रभावित ब्राह्मी लिपि तो हमारे में। अरामाइक, ये और आगे गए, यूरोप की तरफ चलते गए ना जब, तब आती गई अफगानिस्तान की उसमें। और ग्रीक भी वही यूरोप की तरफ लिपियों में लिखे गए। तो मुझे बताओ कितनी लिपि मिली अशोक के टाइम की? 4। अपनी अपनी इंडिया की मेन, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आगे बढ़ते जाओ, अरामाइक और ग्रीक, ये 2 विदेशी नाम लग रहे हैं ना, अरामाइक, ग्रीक। खरोष्ठी कहाँ मिली? पाकिस्तान। और ब्राह्मी कहाँ मिली? हाँ, ये 4 लिपि हैं, भाषा अलग है, लिपि अलग है। आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, चारों लिपियां। लिपि में लिखे गए हैं ये शिलालेख चट्टानों और स्तंभों पर, अंडरलाइन कर लो, चट्टान और स्तंभ। स्तंभ मतलब समझ में आया? पिलर्स पर उत्कीर्ण है। फिर पढ़ो,
जो उनके प्रशासन के बारे में, नीतियों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। अशोक कहते हैं देखने में बदसूरत राजा था, सुंदर नहीं था। इसके पिताजी को तो बहुत ही बदसूरत लगता, बिल्कुल दुबला पतला था, चेहरे पे दाने थे, हाथ पैर बहुत पतले थे, तो गोद में उठाते ना छोटे को, चुभता सा था, ऐसे थोड़ा हेल्दी सा बच्चा नहीं था। तो इसके पिताजी का ज्यादा लगाव भी नहीं था इसमें। अशोक का बदसूरत तो था लेकिन पैसा बहुत। मन करता होगा ना कभी सम्राट अशोक को, तो एक दो जगह लिखवा रखा है प्रियदर्शी, कि मेरे दर्शन प्रिय है, मैं देखने में बहुत सुंदर हूं, ऐसा लिखवा दिया प्रियदर्शी। वैसे कहते हैं कि बहुत सुंदर नहीं थे। पढ़ के देखो तो चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण है इनके जीवन की जानकारी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब एक बार बोर्ड पर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट झील का जिक्र आएगा बार बार, उस झील का नाम है सुदर्शन झील। अब समझना पहले इसको, ये हिस्ट्री में बहुत बार आती है। ये झील बेटा गुजरात में बनवाई थी और ये मैन मेड है, मतलब राजाओं ने इसको खोद के तैयार करवाया। इस झील पर सबसे पहला काम किया था भारत के पहले राजा ने। कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले इसने काम करवाया इसके ऊपर। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत के पास पड़ती है, तो सुदर्शन झील पे काम हो गया, ठीक है, दुनिया करती थी, कोई बात नहीं। फिर दूसरा काम, ये झील टाइम के साथ साथ इसमें गाद गंदगी भर गई होगी, तो इसको दोबारा से रिन्यू कराना था। एक तरह से मान लो एरिया बढ़ाना है या थोड़ा साफ करवाना है। तुम्हारे गाँव में जो जोहोड़ या पौंड है, देखा नहीं कितना गंदा हो जाता है वो, कभी कभी पंचायत उसको साफ करवाती है। ऐसे ही इस झील के ऊपर काम करवाया इसके पोते ने। इसका पोता कौन है? अशोक। अशोक ने अपने दादा की पुरानी बनाई हुई चीज को और बेहतर करवाया। फिर अशोक के बाद कोई ताकतवर नहीं था इनके खानदान में। झील तो रहेगी ना, आदमी तो मरेगा, इंसान का परिवार खत्म होगा, झील तो रहेगी। तीसरा काम करवाया, एक विदेशी थे, विदेशी आक्रमणकारी, उनमें शक नाम के, कल मैंने शक पढ़ाया था तुम लोगों को, 5 शाखाओं में से एक आई थी तुम्हारे गुजरात के आसपास। तो जो शक थे ना, अलग खानदान है, ये बाद में आए थे, ये हैं मौर्य। शकों में एक लड़का था बहुत बढ़िया, जिसका नाम था रुद्रदामन। इसने देखा कि भाई ये झील पुराने टाइम की है, क्यों ना मैं इसको दोबारा से काम करवा दूं। तो इसने इसमें दोबारा से काम करवाया। फिर इसके मन में आया कि मैंने काम करवाया, ये कोई कैसे जानेगा, मैं लिखवा देता हूं। तो इसने बेटा, इन्होंने नहीं लिखवाया था, इसने सुदर्शन झील के ऊपर लिखवा दिया। सुदर्शन झील के पास इसने गिरनार पर्वत के पास अपना संस्कृत में लिखवा दिया कि ऐसे ऐसे ये झील थी और मैंने इसके निर्माण पर पैसा खर्च किया। ये बात किसने लिखवाई? तभी हमें ये सब पता है, वरना हमें क्या पता चलता। जो लिखवा गए वही तो याद रहेगा। फिर चौथा एक आदमी और आगे जाके काम करेगा, वो गुप्तों का लड़का होगा, जिसका नाम होगा स्कंदगुप्त, लास्ट राजा। ये गुप्त खानदान का है, या तो मौर्यों का खानदान था या गुप्तों का। 2 ही तगड़े ताकतवर खानदान हुए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। इनके जाने के बाद इनमें से 2 ने काम किया, दादा और पोते ने। फिर एक विदेशी ने काम किया, क्या नाम था इसका? इसने वहां पे संस्कृत भाषा में सारा लिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे हमने इस पे काम किया। फिर लास्ट काम करेगा गुप्तों के परिवार का एक लड़का, जिसका नाम है स्कंदगुप्त। झील का नाम क्या था? तो इसका नाम भी किससे है? स से इसका नाम है। किसने शकों में, विदेशियों में पैसा लगाने के मन बनाया? रुद्रदामन। ये विदेशी था बेटा, आपके देश का, लेकिन राज तो यही किया इसने। पढ़ के देखो अब आगे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, बहुत पूछते हैं ये। तो लड़के का नाम है, यहां लिखो शक राजा। ये शक था, इसको शाका भी लिख देते हैं, SHAK, शाका भी लिखते हैं, SAKA भी लिख देते हैं, शक लिख लो हिंदी में। जूनागढ़ जगह का नाम है, ये गुजरात में पड़ती है, लिखते चलना, गुजरात। शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, अंडरलाइन करो। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाया गया। झील किसके टाइम पे बनी? चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में अशोक द्वारा इसका जीर्णोद्धार, टिक कर लो, दोबारा से ठीक करवाई अशोक ने। अगले पेज पर आओ। सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का उल्लेख है, टिक कर लो। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ गुजरात लिख लेना। अब पढ़ो 4 राजाओं के काम, ये बहुत बार आते हैं। सबसे पहला काम किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मुझे बताओ, क्या राजा वहां खुद जाके खोद के आएगा झील? नहीं, तो पैसा देगा, ऑर्डर देगा, काम कोई और करेगा। काम देखो किसने किया? पुष्यगुप्त वैश्य ने, टिक कर लो। वैश्य नाम का एक आदमी था, इसने काम किया, वहां जाके झील का निर्माण हुआ। दूसरा इसका पोता देखो, अशोक। अशोक ने किसको भेजा?
तुशास्प को, पहला कौन गया था? वैश्य, अब गया तुशास्प। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसने विस्तार किया और बढ़ा दी। पोते ने दादा के काम को बढ़ाया। अच्छे गुण यही होते हैं ना, कुछ बेशरम पोते होते हैं अपने दादा की पुरानी जमीन को बेच खाते हैं। ये अच्छा पोता था, इसने अपने दादा के पुराने काम को और बेहतर किया। कौन सी झील का विस्तार करवाया? सुदर्शन का। किसको भेजा इसने? तुशास्प को। इसके दादा ने किसको भेजा था? वैश्य को। पहले वैश्य गया, अब तुशास्प गया। अगला पढ़ो, रुद्रदामन। क्या ये इंडियन है? नहीं, ये है शक। लिख लो यहाँ शक। शक राजा है ये, इसी ने लिखवाई है सारी बातें। इसने भेजा, शक था ना, साका लिखते हैं, तो इसने भेजा सुविशाख को। इसके में श और स आया, सुविशाख को। इसने मरम्मत करवाई। इसने बनवाई, विस्तार करवाया या मरम्मत करवाई? दादा ने क्या करवाई थी? निर्माण। पोते ने क्या करवाया? विस्तार। इसने क्या करवाया? मरम्मत। टूट फूट हो गई होगी। नेक्स्ट पढ़ो, स्कंदगुप्त। ये गुप्तों के खानदान का लड़का है। इसने भेजा चक्रपालित को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रपालित। और इसने मरम्मत भी करवाई और विष्णु मंदिर का निर्माण झील के पास करवा दिया। इससे तुम्हें क्या पता चला कि गुप्त किस भगवान में इंटरेस्ट लेते थे? विष्णु। यानी कौन से धर्म को मानते होंगे? सनातन हिंदू। इन्होंने हिंदुओं के मंदिर सबसे ज्यादा बनवाए। कोई तुमसे पूछे कि मंदिर किस काल में बने, क्या मौर्यों के मंदिर हैं? नहीं, मौर्यों का कोई मंदिर नहीं है। मंदिर सबसे ज्यादा बने हैं गुप्तों के टाइम में। एग्जाम्पल देख लो, कौन सी झील के पास मंदिर बनवा दिया? क्या सुदर्शन इनके घर की झील थी? किसकी झील थी? किसने बनवाई थी? मौर्यों ने। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन भेजा था? वो वैश्य। फिर पोते ने भेजा तुशास्प, फिर शक लड़के ने भेजा सुविशाख, और चौथे नंबर पर गया चक्रपालित। चक्रपालित वहां जाके वो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है ना, तो विष्णु भगवान का मंदिर बनवा के आया था। चारों इंपॉर्टेंट हैं, राजा भी प्लस इनके जो अध्यक्ष से हेड थे वो भी। और क्या क्या हुआ? पहले ने निर्माण करवाया, दूसरे ने विस्तार, तीसरे ने मरम्मत, चौथे ने मरम्मत प्लस विष्णु मंदिर करवाया। 4 लोगों का काम है। तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में संस्कृत में ये बातें लिखी हैं। ऊपर देखो जूनागढ़ शिलालेख लिखा था, वहां लिख लो गुजरात संस्कृत भाषा में। गुजरात में है ये और संस्कृत में लिखी है बातें। और लिखवाई किसने? ये कौन लड़का था? वो रुद्रदामन। रुद्रदामन ने लिखवाई। चलो आगे पढ़ो, विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला है यूनानी और रोमन सिक्के। रोमन सिक्के, तुम्हारे यहाँ क्या व्यापार करने आते थे क्या लोग? हाँ, हमारे यहाँ अब का व्यापार है या सिंधु काल में भी व्यापार था? हम तो पुराने टाइम से, हम तो बहुत ज्यादा रिच थे बेटा। पढ़ो, यूनानी और रोमन लेखक, बस पढ़ना भी। सिकंदर महान। कौन सिकंदर महान? अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो 20 साल का लड़का जो अपने पिता के मरने के बाद उनका सपना पूरा करने निकला कि पूरी दुनिया को बांध लूंगा, मैं इसका हेड कहलाऊंगा। कौन सी नदी पे आके रुक गया? व्यास नदी। उसकी सेना ने मना कर दिया, वरना इंडिया खत्म कर जाता वो। क्या पता बेटा क्या नुकसान करता। पढ़ो, सिकंदर महान के समकालीन थे निर्याकस, सिर्फ पढ़ लो। प्लीनी, ये बड़े बड़े इतिहासकार हैं। स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, विदेशी इतिहासकार हैं। और जस्टिन और मेगस्थनीस। ये मेगस्थनीस तुम्हारे बारे में लिख के गया। कौन से बुक? इंडिका। अंडरलाइन करो, मेगस्थनीस जिन्होंने इंडिका लिखी। फिर बस पढ़ो, ने भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मेगस्थनीस को यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम ने, अंडरलाइन करो, किसने भेजा इसको? सेल्यूकस प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। राजदूत के रूप में। चीनी यात्री पढ़ लो। क्या मैंने कल जिक्र किया था यूनिवर्सिटी में आते थे हमारे यहाँ पढ़ने? कहाँ से आते थे? चीन। चीन में तीसरा बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की पूरी लाइफ कहाँ बीती? इंडिया में। इंडिया में बुद्धिज्म को कम मानते हैं, विदेशों में ज्यादा, बहुत ज्यादा। पढ़ो, चीनी यात्री फाहियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कौन से चंद्रगुप्त के? मौर्य के नहीं, जो दूसरा खानदान था। किनका? गुप्तों का। गुप्तों का। चंद्रगुप्त के आगे सेकंड और लगा लो बेटा, क्योंकि चंद्रगुप्त 2 थे, ये सेकंड था। सेकंड के समकालीन। और हुएन सांग जो हर्षवर्धन के, ह से हुएन, ह से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो बहुत लेट हुआ है। हर्षवर्धन कब से कब तक रहा? 606 से 647। हर्षवर्धन की कहानी पता है, बहुत दुख भरी थी। जब ये पैदा हुआ तो इसके पिताजी छोटी सी प्रॉपर्टी के मालिक थे। इसका जन्म हुआ था 590 में। 0 के बाद 590 साल बीत गए थे। एडी, अब वाला टाइम चल पड़ा था। जिसके घर में बाप और भाई हो, ज्यादातर छोटे भाई को उतनी चिंता नहीं होती, ये फ्री था,
590 में इसके पिता का बहुत बढ़िया सिक्का चलता था, बढ़िया प्रॉपर्टी, हरियाणा की प्रॉपर्टी पे इनका राज था। हरियाणा में बेटा दूध दही का प्रदेश अब थोड़ी बना है, तब भी था, बढ़िया जमीन थी, कोई चिंता नहीं, पिताजी बढ़िया काम कर रहे थे। पिताजी की डेथ हो जाती है 605 में। पिताजी चले गए, थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी बड़ा भाई बैठा है, ये बिल्कुल फ्री था। इसके पिताजी ने अपने जीते जी अपनी एक बहन थी इनकी राज्यश्री, उनकी शादी यूपी की बेल्ट के राजा से कर दी, क्योंकि यूपी हरियाणा से भी अमीर था। हर आदमी अपनी बेटी को अपने से बड़े घर में देना चाहता है, तो इसने अपनी शादी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी यूपी के थाने इसमें कन्नौज में, कान्यकुब्ज जिसको बोलते थे। बाद में जब इसके पिताजी मर गए तो इसकी बहन के पति को भी अड़ोसी पड़ोसियों ने मार दिया, राज्यश्री का पति। अब सोचो, हर्षवर्धन जो भी 15 साल का एक लड़का है, अब तक सब ठीक था, अगले साल में उसके पिताजी और उसके जीजाजी मार दिए गए और पिताजी मर गए। उसके भाई को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया कि ऐसे मेरी बहन का कैसे किसी ने घर उजाड़ दिया, मैं देखता हूँ। वो गया और वो वहां गया तो उसका भी चालाकी से मर्डर कर दिया, यानी हर्षवर्धन का सब बर्बाद हो गया 1 साल के अंदर। पिता का जाना, फिर बहन का विधवा होना, फिर बड़े भाई का मर जाना। 606 में हर्षवर्धन के कंधों पर, जब ये सिर्फ 16 साल का छोटा लड़का था, सारी जिम्मेवारी आ गई। भाई या तो कोई इसको भी मार देगा, या फिर हो सकता है ये लड़के और ऊपर तक पहुंचे। इसने बेटा लड़ना मंजूर किया, और 16 साल का एक लड़का जिसने अभी कोई युद्ध वुद्ध नहीं देखे, ये निकल पड़ा कि भाई की मौत का बदला तो कम से कम लूंगा, क्योंकि इसका जवान भाई था। अपने भाई की मौत का बदला लिया, अपने जीजा की सारी प्रॉपर्टी पे इसने अपना हक जमाया, और फिर बोला कि राजधानी अपने पिताजी वाली नहीं रखूंगा, बहन की प्रॉपर्टी से सब कुछ देखूंगा। राजधानी हरियाणा के थानेसर से उठा के कन्नौज ले गया, और सिर्फ इतने में सीमित नहीं रहा ये, फिर इसने आसपास के सारे लड़कों को जो राजा थे उन सबको अपने अंडर कर लिया, और ये उत्तर भारत का एक ताकतवर राजा बना। कई बार कंडीशंस जब बहुत टफ होती है ना, तो लोग बहुत बेहतर भी कर जाते हैं। उसका तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है हर्षवर्धन, बहुत टफ कंडीशंस में बहुत बेस्ट करके गया। और अगर इसको ध्यान से समझो, 647 के बाद मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था 712, एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद बेटा कोई भी ताकतवर हिंदू राज नहीं कर पाया, क्योंकि फिर तुम्हारे देश में ज्यादातर राज किया इस्लाम धर्म के लोगों ने। किया हमने राज, लेकिन छोटी छोटी बेल्ट पे लड़ाई और इन सब में ज्यादा पड़े रहे। चलो जल्दी से लास्ट टिक कर लो। ये चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन, हर्ष का टाइम पीरियड लिखो 606 से 647, यानी 7वीं शताब्दी। तुम्हें पता है शताब्दी हमेशा आगे बोलते हैं, ये तो पता होगा ना। अभी क्या चल रहा है, 2025, बताओ कौन सी शताब्दी चल रही है? 2 डिजिट से अगली बोलनी है, तो कौन सी है? 21वीं। ये 606 में राजा बना, कौन सी शताब्दी मानोगे? 7वीं। अंग्रेज इस्लाम धर्म आया 712, कौन सी शताब्दी? 8वीं। इसलिए कहते हैं 8 से 18वीं को मध्यकाल माना जाता है, क्योंकि 712 से 1707 तक इनका मेन काम रहा था।